नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो भी सोमवार को मोदी गवर्नमेंट ने जो नया अनाउंसमेंट करा है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को बनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हाल फिलहाल में, क्योंकि ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री इससे पहले नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल होता है, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसके पीछे एक सोच होती है। तो बात होती है कि फिर ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं, जो अपनी इंडिया में काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल हैं, और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो या फिर मिल्क इंडस्ट्री हो। अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसका मेन मकसद जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो इंडिया में हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। और इसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में भी किया था। जो ये मिनिस्ट्री बनाई गई है तो इसको फ़िलहाल इसको अमित शाह को दे दिया गया इसका चार्ज। और अभी जो मोदी सरकार की जो इसकी दूसरे टर्म की जो पहली कैबिनेट रिशफल हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। तो इट विल प्रोवाइड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन आवर कंट्री। मतलब ये जो मिनिस्ट्री जो बनाई गई है, इससे सबसे ख़ास मकसद जो है, इसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क जो है ये मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे, जो ज़मीनी स्तर पे, उनको स्ट्रेंथन करना है। और दूसरा मकसद ये भी है कि जो अपने देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को बनाने में ये मिनिस्ट्री का अहम योगदान होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपने कोऑपरेटिव्स है अपने इंडिया में, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोगों ने इसके उदाहरण, एक और भी मकसद है, ये हमारे मेक इन इंडिया का भी एक मिशन का भी एक पार्ट है। क्योंकि अगर कोऑपरेटिव डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई ना कोई उत्पाद तैयार करेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 का, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। इसके अंदर नया पार्ट 9 भी इंक्लूड किया गया था, जो कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से है। और इसमें आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक है। और सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा असर पड़ा है, उससे क्या हो गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अब एक फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19। और इसी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एक DPSP भी इंक्लूड किया था आर्टिकल 43B के अंदर, जिसमें कि जो स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करें। तो ये कदम भी उसी की तरफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना। और अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाया गया है, एक अलग से उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई, तो जाहिर सी बात है वो अपना रिसोर्सेज जो हैं वो बेहतर ढंग से उस पर फोकस कर पाएंगे। और पहले ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता था। और जब भी कोई चीज़ एक सेपरेटली डेवलप की जाती है तो जाहिर सी बात है उसका फोकस अलग होता है, उसका मेन एम अलग होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है एक्सपर्टाइज़ की। तो उसी की दिशा में ये कदम है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।